तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं और उसको बिहार की योजना बता करके बिहार भाजपा और केंद्र की सरकार उसको प्रचारित कर रही है। लेकिन उड़ान योजना है कि नहीं है, सड़कमाला परियोजना है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय योजना है बिहार के साथ। तो इसीलिए दूसरी बात अरे संतोष पाठक जी समझ रहे हैं, संतोष पाठक जी समझ रहे हैं ये बिहारी है, ये समझ रहे हैं कि बिहार के साथ नाइंसाफियां हो रही है, लेकिन पार्टी की मजबूरी में ये इस प्रकार से बोल रहे हैं, चूंकि इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, कुछ चीजें लोगों को स्वीकारनी है तो ये है। दूसरा यह है कि जो पैसा मिल रहा है केंद्रीय करों का पैसा है। बिहार को जो पैसा भारत सरकार से मिलता है वो केंद्रीय करों का पैसा है। 2020 के विधानसभा से अगर हम देखें तो जेडीयू को 43 सीटों पर पहुंचाने का श्रेय जाता है जिस व्यक्ति को, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान के प्रति अभी भी आप लोग का सॉफ्ट कॉर्नर है, समझिएगा मेरी बात। जातीय जनगणना पर इनके नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली चले जाते हैं। अभी स्पेशल स्टेटस पे आप लोग की लड़ाई चल रही है। इनके प्रत्याशी आपके प्रत्याशी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ेंगे। ये गठबंधन कैसा गठबंधन है बिहार में, कोई गणित बैठ रहा है। पहुंच गया आज प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। नहीं, आज ही जिक्र किया। नल जल योजना जो है वो बिहार सरकार की योजना नहीं है, ये बिहार सरकार की योजना है जिसको भारत की सरकार ने अपनाया है। आप मानिए मेरी ठीक है, चलिए हम आपसे कुछ सीखे, कुछ आप हमसे भी सीखिए। आप एक तरफा बोलेंगे तो नहीं होगा ना। हमारे मित्र दल भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व के सामने मुखरता से जब तक बात को नहीं रखेगा तब तक हमारे संतोष पाठक जो कह रहे हैं कि बिहार को भी घोड़े की रेस में दौड़ना होगा, तो बिहार बीजेपी को भी जनता दल यूनाइटेड के साथ घोड़े की रेस में दौड़ना होगा। तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। हर घर नल जल की योजना बिहार ने शुरू किया, उसके बाद भारत की सरकार ने नल जल योजना की शुरुआत किया। अगर आप अपने साथ निश्चय पार्टी में उसको इंक्लूड कर देंगे तो वो आपकी नहीं। हर घर, मेरा सवाल है मैं उसमें आ रहा हूँ, मैं उसमें आगे मैं आ रहा हूँ। हर घर नल जल की योजना भारत की सरकार ने शुरू। अब उसके बाद की बात यह है कि पहले जिन सवालों को उठाया जाता था आज वे सारे तत्व बिहार में मौजूद हैं। बिहार में कनेक्टिविटी है, बिहार में 24 घंटा बिजली है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। हर जगह बिहार में हम वैसा वातावरण का निर्माण कर चुके हैं, जबकि हाँ भाई बिहार सरकार करा के हमारी वजह से बिहार सरकार इसमें नहीं ले सकती है तो भारत सरकार कंट्रीब्यूट कर दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अरविंद जी, संतोष पाठक का कहना है कि हम भी उसमें सहभागिता रखते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, जो बिहार की जनता जिस सबसे मूलभूत सवाल से जूझ रही है, वो पलायन है। देखिए स्पष्ट सवाल मैं कर रहा हूँ, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहारियों के लिए। अभी लॉकडाउन में जो फजीयत हम लोग झेले सभी बिहारियों ने झेला। हमारे जो मजदूर महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से आ रहे थे खाली पैर, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण था इस राज्य के लिए। 16 वर्षों से आप लोगों की सरकार है बिहार में। ईमानदारी से बताइए कि उस तरह वो मिल, और मैं बक्सर का हूँ, डुमरांव का। डुमरांव में कितने सिंधोरा फैक्ट्री था वो बंद हो गया, लालटेन फैक्ट्री था वो बंद हो गया, रस्सी बनता था वो सब पूरा नेस्तनाबूद हो गया। क्या सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा ही वो चीज दिला सकता है? क्या बिहार इतना डाउन ट्रोडन स्टेट है कि यहाँ पर बिना विशेष स्पेशल स्टेटस के वो सब चीज नहीं खुल सकता है? क्योंकि ये जनहित का सवाल है, जनता से जुड़ा सवाल। बिहार ने 2010 का वो विधानसभा चुनाव भी देखा जब पूरी तरीके से राजद का किला ध्वस्त हो चुका था। 115 सीटें नीतीश कुमार को मिली थी और करीब 91 के आसपास सीट अकेले बीजेपी स्कोर की थी बिहार की उस असेंबली इलेक्शन में। ये कहा जा रहा था, ये बातें लगातार उस समय चर्चा में थी, कई अखबारों ने भी ये बात लिखी कि बिहार में अब लगता है जैसे डेवलपमेंट ही एकमात्र एजेंडा रह गया है जिस पर बिहार की जनता वोट करेगी। जातिवाद जो है, जाति पर वोटिंग जो है, लग रहा था कि वो कल्चर अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। बिहार एक नया बिहार देख रहा था। सड़कें बन रही थी, बिजली गांव-गांव तक पहुंचने लगा था, पानी हो या कई तरह के जो डेवलपमेंट्स होते हैं किसी राज्य के विकास में, वो दिख रहे थे। तो आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि आज लगभग 2010 से 12 साल बीत चुके हैं और अब बिहार को विशेष राज्य का यानी स्पेशल स्टेटस का जरूरत आन पड़ा है। ये मांग लगातार उठाई जा रही है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से।
नीतीश कुमार भी ये मांग उठाए हैं और सबसे जो प्रोएक्टिव नेता हैं इस पूरे मांग में वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। अब देखिए, ललन सिंह काफी एक्टिव हैं बिहार की राजनीति में, सांसद भी हैं, और उनका एक ट्वीट है, वो एक गाना दरअसल उस ट्वीट में शेयर किए हैं, जिस गाने के माध्यम से वो देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग कर रहे हैं। वो गाना क्या है, वो ट्वीट पहले आपको हम बताते हैं। देखिए, उस ट्वीट में लिखते हैं कि केंद्र सरकार को बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, बिहारवासी कोई भीख या कर्जा नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बिहार वासियों के हक की आवाज हम लोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। हैशटैग देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। ट्विटर पर यह ट्रेंड भी किया जो ट्वीट है कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। संतोष पाठक हैं बीजेपी से और जेडीयू से अरविंद निषाद हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल हमारा होगा वो जेडीयू से ही होगा। स्वागत है आपका अरविंद निषाद जी। धन्यवाद। आपकी पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है, बीजेपी की दलील रहती है कि भाई हम स्पेशल पैकेज दे ही रहे हैं, जो आपकी मांग रहती है वो कर ही रहे हैं, तो अब स्पेशल स्टेटस क्यों लेंगे जब संविधान, माफ कीजिएगा, जब लोकसभा में ये बात साफ कर दिया गया है कई साल पहले कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। देखिए, यह मांग बिहार की 14 करोड़ जनता की मांग है जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले इस मांग को उठाया और अनवरत इस मांग के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार जी और बिहार की जनता है। क्यों न हो? बिहार के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य कोई सरकारें रही हो जी, उस नाइंसाफियों को खत्म करे वर्तमान मोदी जी की सरकार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिहार के मिनरल्स को ले जाकर के दूसरे राज्य को समृद्ध बनाने की काम किया गया। बिहार से जब एकीकृत बिहार, जिसमें झारखंड था, यहां से कोयला, यहां से अन्य रॉ मटेरियल ले जाकर करके महाराष्ट्र को, साउथ को, गुजरात को, इन सारे राज्यों में लगाया गया और आज ये सारे राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में है। तो भाई हमको मिलना चाहिए, हमारे राज्य से आप संपन्न राज्य हुए हैं। तो जो भूतकाल में जो हमारे साथ अन्याय हुआ वो आज दे करके इसको पार्टी खत्म कीजिए, तो हमारा डिमांड है। आप फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो थी कांग्रेस की, उसकी बात कर रहे हैं कि यहां से मिनरल चाहते थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उस पर टैक्स नहीं लगता था। आपकी सरकार 2005 से 2010 के बीच जो बिहार में विकास की, जो विकास दिखा भी, आज भी लोग उसी विकास का चर्चा ज्यादा करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उसके बाद नीतीश कुमार जी राजनीति करने लगे, डेवलपमेंट उतना बिहार में नहीं हुआ जितना उस 5 साल में हुआ। तो उस 5 साल में ये मांग उतना मुखर तौर से नहीं उठाया गया, और अब क्या इसे राजनीति का हिस्सा नहीं माना जाए? ठीक है, आपके प्रश्न में ही विरोधाभास है जी। बिहार का ग्रोथ रेट आज डबल डिजिट में है। देश का कोई दूसरा राज्य डबल डिजिट में ग्रोथ रेट नहीं पार किया है। बिहार एकमात्र इकलौता स्टेट है जो डबल डिजिट में पार किया है। और एक बात और, हमारी पार्टी के ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 2005 से लेकर के अभी तक का जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ, उसके आधार पर देश के दूसरे राज्यों से तुलना किया जाए। जो तुलना भी कर दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा, उसी के चलते ये बात वही तो मैं कह रहा हूं कि इन 15-16 वर्षों में जो बिहार में काम हुए हैं, उसके आधार पर, जो बिहार में डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसके आधार पर देश के दूसरे राज्यों से तुलना किया जाए। अब फिर लोग सवाल उठाते हैं कि जब इतना ही काम हुआ तो क्यों चाहिए? अरे भाई, हम विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और तेज गति से बिहार दौड़े, इसके लिए हम चाह रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, लेकिन देखिए आप लोग नीति आयोग की रिपोर्ट को नकार देते हैं। बार बार आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर खुद जो मुख्यमंत्री भी इस बात को तो कहते हैं कि हम देखे नहीं हैं, मतलब टालते हैं इस बात को लेकर। लेकिन उस इंडेक्स से भी अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ा राज्य तो बन गया ना पिछले 10 सालों में। 5 से 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 से 22 की बात कर रहा हूँ। जब से देखिए
मनेर में गया हुआ था, समझिएगा मेरा सवाल समझिए। वहां पर मैं यादवों से आज के बिहार की चर्चा कर रहा था, वो वीडियो लगा हुआ है। वो भी ये बात कह रहे थे, खांटी राजद के सपोर्टर हैं, कि 2005 से 2010 के बीच जो विकास भले ही नहीं बिहार में, ओकरा बाद ना भले विकास, उनका ये लैंग्वेज था। इस बात को कैसे काटिएगा? अब तो नीति आयोग की रिपोर्ट भी ये बात कह रही है। मैं तो कह रहा हूं कि इन 16 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, इन 16 वर्षों में, अभी आप देखिए, कल ही नीति आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि खगड़िया जिले बिहार के टॉप जिला के रूप में शुमार किया गया है जी, सक्षम कार्यक्रम के तहत। जी, देश के कई राज्यों को शामिल किया गया, देश के कई राज्यों को, कई जिला को शामिल कर करके यह एक कार्यक्रम चलाया गया। उसके पहले नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के 5 जिले टॉप किए थे हिंदुस्तान भर में। भाई हमको आप स्पेशल स्टेटस दे करके तो देखिए कि हम फिर क्या आगे करते हैं। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बिहार के साथ वही कसम खा करके रखे हैं हम नाइंसाफी करने का, कि भाई ये अब चलने वाला नहीं है, नाइंसाफी हो रहा है। चलिए ठीक है, संतोष पाठक जी सवाल ले लेते हैं। संतोष पाठक जी, सवाल ये है कि 1990 से 2005 के बीच जो सरकार थी बिहार में, उस समय बिहार में कई फैक्ट्रीज बंद हुए फैक्ट्रीज। 5 से आप लोगों की सरकार है, मैं इनकी सरकार नहीं कहूंगा, आप लोगों की सरकार है। कई मंत्री, मैं मानता हूं, कई मंत्री आप लोग है बिहार में है। ठीक है, अब ये बताइए कि वो बंद पड़े फैक्ट्रीज क्यों नहीं खुले, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या अगर स्पेशल स्टेटस बिहार को मिल जा रहा है तो फैक्ट्रीज खुल जाएंगे? देखिए, स्पेशल स्टेटस जो है एक नीतिगत विषय है जी। देश को चलाने के लिए कुछ नियमों को बनाना पड़ता है। आपकी भी जो संस्था चल रही है कुछ नियमों के आधार पर ही चल रही हो जी। बिना नियम के जंगल राज आ सकता है, जैसा लालू जी के शासनकाल में हम लोगों ने देखा है जी। नियम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक क्रमिक जो व्यवस्था है उसको स्पष्ट तौर पर समझा जा सके और उसमें किस प्रकार का गुणात्मक विकास आगे चलकर किया जा सकता है उसको परिलक्षित करके और उसके हिसाब से नीतियों को बनाना और राज्य और समाज को आगे ले जाना जी। जहाँ तक स्पेशल स्टेटस जो मांग है जदयू की, उसमें एक अच्छी चीज मैं ये देखता हूँ कि हमारी सरकार है, हम भी इस सरकार के साझेदार हैं। हम लोगों के उत्कंठा में बिहार का विकास तो जरूर समाया हुआ है, वो अलग अलग स्वरूपों में सामने आ सकता है, लेकिन हमारा जो मार्ग है और हमारा जो ध्येय है वो बिहार का पूर्ण विकास है। यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार का मतलब विरोधाभास नहीं है। अब आते हैं स्पेशल स्टेटस के मांग पर। जी। देश को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उसके पहले यूपीए सरकार के दौरान भी एक नीति बनी कि किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके कई कारण हैं। वस्तुतः जो प्रमुख कारण है, एक तो फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जिस प्रकार से फाइनेंस का अलॉटमेंट होता है अलग अलग राज्यों को, वो उन्होंने इस विषय को तय किया कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे और समरूप एक भाव से देश के सारे राज्यों को देखेंगे। एक राष्ट्र के नाते एक नीति बनेगी और उसी के आधार पर सारे राज्यों को चलना होगा। तो जो फाइनेंस कमीशन था उसने इस नीति को बनाया। बिहार को उसका लाभ मिला है, इस चीज को हमको समझना होगा। बिहार को उसका लाभ मिला है। उसका लाभ ऐसे मिला कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय बिहार में एनडीए के शासनकाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। लालू जी के शासनकाल में वो मात्र 8,000 रुपये थी, आज हम लोग उसको लगभग 50,000 रुपये तक ले जाने में सफल हुए हैं। तो प्रति व्यक्ति आय की व्यवस्था को देख के और 15% जनसंख्या के आधार पर उसमें जोड़कर एक व्यवस्था बनाई गई और 60 और 40 का एक रिलेशन बनाया गया है कि कोई भी केंद्रीय योजना जब आएगी तो उसमें 60% धन जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% ही राज्य को लगाना है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको देता हूँ। नल जल योजना एक बड़ी योजना है जी। नल जल योजना में बिहार सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए अपने तरफ से लगाए हैं जी। और नरेंद्र मोदी जी के आने के यानी जेडीयू जो है, नहीं तो बिहार सरकार जेडीयू क्यों, हमारी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए लगाया है और मोदी जी ने उसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए दिए। तब वो जो पूरी योजना है आज के डेट में जमीन पर फलीभूत हुई है।
तो बिहार को इसका लाभ मिला है। जनसंख्या के आधार पर हम अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा थे, इसको भी फाइनेंस कमीशन में रिकमेंड किया गया और इस बात को साझा किया गया। इसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि दक्षिण के कई राज्यों ने इस विषय को उठाया कि हमने अपनी जनसंख्या को संतुलित किया है, और उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो ये प्रारूप सही नहीं है। हालांकि पूर्व में भी 1971 के जनसंख्या के आधार पर चीजें काउंट होती थी, मोदी जी ने उसको 2011 पर कर दिया। अच्छा। तो बिहार को उसका बहुत लाभ मिला है। कल की सारी अखबारों में एक प्रमुख खबर है कि जो केंद्रीय करों का हिस्सा है, और प्री बजट मीटिंग में बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने निर्मला सीतारमण जी के सामने जो बात अपनी रखी थी कि हमें कुछ अन्य पैसों की आवश्यकता है, तो उस नाते 9,563 या 64 करोड़ रुपए हैं वो दे दिए गए। बीआरजीएफ में जो पैसा बाकी था बिहार सरकार का 490 करोड़ रुपया, उसको भी दे दिया गया है। वो कल माने 31 तारीख की प्री बजट मीटिंग हुई और मात्र 22 दिन लगे और 22वें दिन बिहार सरकार के अकाउंट में मोदी जी की सरकार ने पैसा क्रेडिट कर दिया है। अब इससे तेज गति से चलने वाली कोई दूसरी सरकार भारत में आज तक नहीं बनी है। कि हम लोगों के सामने क्या बोल रहे हैं, बोलिए अरविंद। जिस बीआरजीएफ की बात ये कर रहे हैं, वो बीआरजीएफ मनमोहन सिंह जी की सरकार में यह योजना आई थी, और उस मद में जो पैसा बिहार के बकाया राशि थे, उस पैसा को वर्तमान सरकार ने बिहार सरकार को रिलीज किया है जी। और वह पैसा विद्युत इकाइयों को लगाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सहमति दी है, और बिहार सरकार उस इकाई में खर्च करेगा। अभी जिस सवाल को उठा रहे थे हमारे मित्र पाठक जी, संविधान में सैकड़ों बार संशोधन हो चुका है। 271वां शायद, जहां तक मुझे याद है, संशोधन हो चुका है। संविधान में और संशोधन होना चाहिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश को विकसित करने के लिए। जब जी बिहार जब विकसित नहीं होगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। तो देश को विकसित करने के लिए, देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिहार को ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है। आप सब एक मिनट, संविधान को एक और बदलाव होना चाहिए, अमेंडमेंट की जरूरत है। यही बात सुन लीजिए, आप ही के जुबान बोल रहे थे आज इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। वो कह रहे थे कि जब आंध्रा बट रहा था, तेलंगाना जब फॉर्म हो रहा था, उस समय भी उस स्टेट के द्वारा ये मांग किया गया कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, नहीं मिला। और भी कई ऐसे राज्य हैं। तो नीतीश कुमार को चाहिए कि वैसे मुख्यमंत्रियों को खोजे, वैसे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जाकर वो बजाबते पीएम से भेंट करें, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, और तब इसको संशोधन करा दिया जाए। संजय जायसवाल जी लगता है कि वो एनआरबी है, नॉन रेजिडेंट बिहारी है। नहीं, ऐसा सब नहीं प्रयोग करना। नहीं, नॉन रेजिडेंट बिहारी के स्टाइल में बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसते हुए बोल रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए था कि जाएं दूसरे राज्यों से संपर्क करें उनसे, और मौका मिलेगा तो मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, है ना। मैं भी मैं अपनी बात पूरा कर लेता हूं, मैं अपनी बात पूरा कर, तो उनको तंज भरे शब्दों में उनको नहीं बोलना चाहिए था, और इस प्रकार की भाषा का नहीं करना चाहिए था। माननीय संजय जायसवाल जी हमारी सहयोगी पार्टी है, एनडीए के पार्ट हैं, उनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिहार के निवासी हैं, बिहार से लोकसभा के सदस्य हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, उनके परिवार को भी लाभ मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का उन्होंने सलाह दिया है। नहीं, सलाह दिया तो सलाह इस माने तंज भरे शब्दों में सलाह दिया है ना। आप सब उनका लहजा समझिए। जी बोलिए। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग दोनों आदमी यहाँ पर विकास के पक्ष की बात कर रहे हैं, और जिस जंगल राज के खिलाफ हमें मैंडेट मिला है, हम उस मैंडेट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक नियम है, और बिहार को कई नियमों को, वही तो मैं कह रहा हूं कि संविधान में संशोधन करिए, 271 दिया गया है, आगे भी संशोधन करने की आवश्यकता है, तो दीजिए। जैसे आपने शुरू में कहा कि 2005 से लेकर 2010 तक की सरकार की जो सरकार से जो प्रतिफल बिहार को मिला, उपलब्धि वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लोगों के मन में ये विश्वास है, इसमें ये कोई संदेह वाली बात नहीं। अब बिहार को देखिए, आप घोड़ों के दौड़ में अगर शामिल हैं और गधे की चाल से दौड़ेंगे तो नहीं होगा जी। बिहार में 2-3 प्रमुख कमियां हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। वो एक ऐसी संस्थागत समस्या हो गई है जिसको ठीक करना आसान भी नहीं है। कराधान जो है, अगर किसी राज्य का ठीक नहीं होगा
तो स्वाभाविक तौर पर आप पीछे होइएगा। बिहार में कराधान की व्यवस्था को ठीक करना आवश्यक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। उसमें जदयू हमारी सहयोगी पार्टी है और इनके केंद्र में मंत्री भी हैं, हमारी ही सरकार में केंद्र में मंत्री और बड़ा मंत्रालय है उनके पास और उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी आरसीपी जी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि भारत की जो इकोनॉमी लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास आज के समय में है, उसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बिहार उसमें स्पेशल राज्य के दर्जे मांग के उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? बिहार को घोड़ों के रेस में अगर दौड़ना है तो खुद भी घोड़ा बनना पड़ेगा जी। खुद कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को खड़ा करना पड़ेगा। हम लोग उसमें कुछ काम भी कर रहे हैं, ये नहीं इथेनॉल पॉलिसी उसमें अच्छा काम कर रही है, चनपटिया में जो उद्योग का मॉड्यूल जो लगा है वो भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसका थोड़ा और विस्तार करना आवश्यक है। देखिए ऐसा है कि बिहार पिछले 15 वर्षों में देश को कई ऐसे लीडिंग प्रोजेक्ट्स देने का काम किया है जो भारत की सरकार ने अपनाया है। महिलाओं को आरक्षण बिहार ने दिया और आज उसको देश अपनाया। हर घर बिजली की योजना समय से पहले 2018 में बिहार ने पूरा कर दिया। उसके बाद भारत की सरकार हर घर बिजली योजना बिहार को फॉलो करते हुए लागू किया। हर घर नल जल की योजना बिहार ने शुरू किया। उसके बाद भारत की सरकार ने नल जल योजना की शुरुआत किया। अगर आप अपने 7 निश्चय पार्टों में उसको इंक्लूड कर देंगे तो वो आपकी नहीं हर घर। मेरा सवाल है मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आगे मैं आ रहा हूँ। हर घर नल जल की योजना भारत की सरकार ने शुरू। अब उसके बाद की बात यह है कि पहले जिन सवालों को उठाया जाता था आज वे सारे तत्व बिहार में मौजूद हैं। बिहार में कनेक्टिविटी है, बिहार में 24 घंटा बिजली है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। हर जगह बिहार में हम वैसा वातावरण का निर्माण कर चुके हैं, जबकि बिल्कुल हाँ भाई बिहार सरकार करा के इसमें हमारी वजह से बिहार सरकार इसमें खड़ा किया है तो नहीं ले सकती है। तो ये भारत सरकार कंट्रीब्यूट कर दे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अरविंद जी, संतोष पाठक का कहना है कि हम भी उसमें सहभागिता रखते हैं। 1904 में सारण जिले में एक चीनी मिल खुला था, मढ़ौरा चीनी मिल, नाम सुने होंगे। 1998 आते आते तक वो बंद हो गया। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। सबसे बड़ा जो सवाल है, जो बिहार की जनता जिस सबसे मूलभूत सवाल से जूझ रही है, वो पलायन है। देखिए स्पष्ट सवाल मैं कर रहा हूँ, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहारियों के लिए। अभी लॉकडाउन में जो फजीयत हम लोग झेले, सभी बिहारियों ने झेला। हमारे जो मजदूर महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से आ रहे थे खाली पैर, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण था इस राज्य के लिए। 16 वर्षों से आप लोगों की सरकार है बिहार में। ईमानदारी से बताइए कि उस तरह वो मिल, और मैं बक्सर का हूँ, डुमरांव में कितने सिंधोरा फैक्ट्री था वो बंद हो गया, लालटेन फैक्ट्री था वो बंद हो गया, रस्सी बनता था वो सब पूरा नेस्तनाबूद हो गया। क्या सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा ही वो चीज दिला सकता है? क्या बिहार इतना डाउन ट्रोडन स्टेट है कि यहाँ पर बिना विशेष स्पेशल स्टेटस के वो सब चीज नहीं खुल सकता है? क्योंकि ये जनहित का सवाल है, जनता से जुड़ा सवाल है। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी राज्य में जाता है तो विशेष सहूलियतें कर के माध्यम से उसको प्राप्त होता है जी। तो अपना इंडस्ट्री उस स्टेट में टैक्स रिलीफ की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। जैसे आप हिमाचल देखिए, जैसे आप उत्तराखंड देखिए, नॉर्थ ईस्ट का राज्य देखिए, इन राज्यों में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्री को स्थापित किया है। उस राज्य का प्रगति आप देखिए। तो हम चाह रहे हैं कि बिहार के साथ जो पूर्व में नाइंसाफियां हुई हैं उसको खत्म किया जाए और बिहार जो प्रगति के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अगर भारत सरकार का एक सहयोग मिल जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो हम भी छलांग लगाने में आगे आ जाएंगे। यही हमारी मांग है। और इस मांग के साथ बिहार बीजेपी, अब बिहार एक मिनट बिहार बीजेपी भी है साथ। कैसे है? जब बिहार सरकार दोनों सदनों से प्रस्ताव पास करा करके भारत सरकार को भेजा तो बिहार के सदन में भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सहर्ष हाथ उठा करके उस प्रस्ताव के समर्थन में पास किया और भारत सरकार को भेजा। अभी बिहार सरकार की ओर से योजना बिहार सरकार की ओर से योजना विभाग की ओर से भारत सरकार को गया। योजना विभाग बिहार सरकार की ओर से जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग किया गया तो वो भी बिहार सरकार की ओर से गया और बिहार सरकार में शामिल है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं चाहूंगा कि बिहार भारतीय जनता पार्टी इस नेक काम में भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से मांग करे
और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित। मैं बताता हूँ, सुनिए। आप 21वीं शताब्दी में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और पूरी दुनिया में जिस प्रकार का माहौल बना है और जिस प्रकार से दुनिया आज के डेट में इंटीग्रेटेड वर्ल्ड के रूप में, ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रही है, कंपटीशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार की एक अपनी दिशा और दशा होती है, वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं बदलेगा। भारत सरकार की वैसी सारी योजनाएं जो सोशल इम्पैक्ट की हैं उनको बिहार में बहुत अच्छे तरीके से अपनाया गया है और बिहार की कई अच्छी योजना है जिनको केंद्र ने भी अडॉप्ट किया है। जैसा भैया ने बताया, महिला आरक्षण की बात है, महिलाओं को इंसेंटिव देने की बात है, उनको आगे बढ़ाने की बात है, उस पर केंद्र सरकार ने भी अपनी रजामंदी दी है। तो ये एक आत्मनिर्भरता की बात है। हम आपसे कुछ सीखें, कुछ आप हमसे सीखिए। लेकिन जिस प्रकार का विषय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों से ही देना शुरू किया, बिहार को उसका लाभ उठाना पड़ेगा। अरे बिहार तो लाभ उठा ही रहा है। देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने आज ही चर्चा, बिहार के हर घर नल जल की योजना 90% घरों में पहुंच गया है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। नहीं, आज ही जिक्र नल जल योजना जो है वो बिहार सरकार की योजना नहीं है, ये बिहार सरकार की योजना है जिसको भारत की सरकार ने अपनाया है। आप मानिए मेरी ठीक है, चलिए हम आपसे कुछ सीखे, कुछ आप हमसे भी सीखिए। आप एक तरफा बोलेंगे तो नहीं होगा ना। अच्छा, इसके पीछे जो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा और इकोनॉमी को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। 2 ट्रिलियन पर हमारी इकोनॉमी है, उसको 5 तक ले जाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उसको प्रारूप भी उन्होंने हम लोगों के सामने रखा है, मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। ये 2 प्रमुख सेगमेंट हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अभी उन्होंने एक बड़ी योजना केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से, PLI जिसको कहते हैं जी। देश के कई राज्यों ने इस PLI का लाभ उठाया है और सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में काम होने के बाद शुरुआत हो रही है। बिहार, हम लोग झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, हमारे पास एक बड़ा संसाधन उपलब्ध है, मैन पावर उपलब्ध है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और झारखंड से हमारी नजदीकी है, वो भी एक बड़ी बात है। हम क्यों नहीं कुछ नए उद्योगों को, नए प्रकार के उद्योगों को, बिहार में नए वेंचर्स को मौका दे रहे हैं। अगर नए वेंचर्स को आप मौका नहीं देंगे और अपना फाटक आप बंद रखेंगे, सिर्फ सोशल स्कीम्स के माध्यम से लड़ना, चुनाव जीतना हारना एक अलग पक्ष है, लेकिन सामान्य तौर पर जनता के मन में आज के समय में यह है कि बिहार का भी एक सार्वभौमिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उसका मॉड्यूल पूरे देश के सामने रखा है, मेक इन इंडिया के तहत और PLI इंसेंटिव्स के तहत। बिहार सरकार को भी आगे बढ़ के इन सब विषयों को एकमोडेट करना पड़ेगा और देश के समरूपता में और सापेक्षता में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पीछे रहकर किसी वजह को, किसी अपने समस्या को ही बार बार गिनाकर अगर आप कहते रहेंगे कि नहीं हमको ये समस्या है, ये समस्या है, सिर्फ समस्याएं बताने से काम नहीं होगा ना। आपको भी रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। मैं ये भी कह रहा हूं कि बिहार सरकार उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन हमें अभी क्वांटम जंप की आवश्यकता है। बहुत तेजी से बिहार को आगे जाना पड़ेगा। जो हमारे जो एस्पिरेशंस बिहार की जनता को हमसे 2005 से 10 के बीच में उभरे थे, हमको एक 2022 से उन विषयों को शुरू करके आगे के बिहार की कल्पना। ठीक है, आप देखिए, अब हम मूल सवाल पर आते हैं अरविंद जी। ये पूरा चर्चा जो है, विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना हो या जनसंख्या नियंत्रण हो, इस पर लगातार तानातानी दोनों पार्टी में चल रहा है, इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का जो मूलभूत कारण है वो उत्तर प्रदेश चुनाव बताया जा रहा है। समझिएगा इसके पीछे कारण। 2017 में ललन सिंह ने ये बात खुद कही थी कि यूपी में हमारा क्या जनाधार है कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो 5 सालों में आखिरकार यूपी में 51 सीटों की मांग, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से जो वहाँ रूलिंग पार्टी है। कैसे इस गणित को समझा जाए? और यही कारण है कि आज इतना जो लड़ाई चल रहा है, जो तानातानी है, तो बात भी बंद है। CM 14 दिन के लिए नहीं थे उपस्थित, आज दिखे हैं 14 दिन के बाद। संजय जायसवाल मुखर तौर से, मतलब बीजेपी मुखर तौर से इतना विरोध खुले से नहीं कर रही थी जितना अभी हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको, और क्या गणित है कि यूपी में 51 सीटों की आप लोगों की मांग रखी गई थी? देखिए, हमारी पार्टी की ओर से 2017 के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया था, सर्वविदित है। हम लोगों ने नहीं उत्तर प्रदेश में लड़ा। इस बार हमारी पार्टी पहले से ही कह रही थी कि हम चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश इकाई जनता दल यूनाइटेड कर रही थी जी। और लगातार इसके लिए अभियान चलाया गया और हमारी पार्टी की ओर से
केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत के लिए। और उसके बाद जो चीज़ें सामने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही सारी तस्वीर को साफ करते लेकिन सुन लीजिए बात आरसीपी सिंह इस पर औपचारिक तरीके से कभी नहीं बोले, बीजेपी इस पर औपचारिक तरीके से कभी नहीं बोली। अकेले ललन सिंह लगातार बोल रहे थे कि हमारे जो मंत्री हैं दिल्ली में आरसीपी सिंह वो बात करेंगे, बीजेपी से बात करेंगे, और कल सारा ठिकरा आरसीपी सिंह को फोड़ दिया गया। आरसीपी सिंह सीने में नहीं थे कहीं, ये बात तो है ना, ये बात तो है। देखिए उसके पहले कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले केंद्रीय कार्यालय जदयू में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें उसकी भी खबर मीडिया में चली। उसके बाद बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री आरसीपी बाबू का, दोनों आदमी का वक्तव्य आया। और वक्तव्य आने के बाद यह कहा गया आरसीपी बाबू की ओर से कि बातचीत चल रही है, मुझे अभी भी पूर्ण आशा है कि भारतीय जनता पार्टी से बात बनेगी और गठबंधन होगा। मीडिया में भी बाइट है। उसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो सबके सामने है, मीडिया के सामने है, सारी बातें तो सामने ही। ठीक है, अब आपसे सवाल है, देखिए 2020 के विधानसभा से अगर हम देखें तो जेडीयू को 43 सीटों पर पहुंचाने का श्रेय जाता है जिस व्यक्ति को, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान के प्रति अभी भी आप लोग का सॉफ्ट कॉर्नर है, समझिएगा मेरी बात। जातीय जनगणना पर इनके नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली चले जाते हैं। अभी स्पेशल स्टेटस पे आप लोग की लड़ाई चल रही है। इनके प्रत्याशी आपके प्रत्याशी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ेंगे। ये गठबंधन कैसा गठबंधन है बिहार में? कोई गणित बैठ रहा है? देखिए, गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है। गठबंधन के बारे में हम लोगों के यहाँ जो व्यवस्था है उसमें केंद्रीय नेतृत्व इन सब सारे विषयों पर तय करता है, और उसका जब पक्ष हम लोगों के सामने आएगा तभी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन बिहार में आज के समय में जो लोग कहते हैं कि समन्वय बिगड़ा हुआ है हम लोगों के बीच में, ऐसा कोई समन्वय बिगड़ा हुआ नहीं। जदयू के कुछ आंतरिक मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ विवाद हम लोगों को सामने दिखाई पड़ रहा है, उस पर बोलना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। और बीजेपी की तरफ से इनसे हम पूछेंगे क्या वो आंतरिक कला है लेकिन पार्टी में? बीजेपी और जदयू के बीच या फिर हमारे गठबंधन में जो अन्य दो दल और हैं उनके बीच में समन्वय नहीं बिगड़ा हुआ है। हम लोगों को एक केंद्रीय जो हमारी नीति है विकास की, उसके नाते अभी जनता की तरफ से हमको 2020 में मैंडेट मिला है। हमने अपना समर्थन नीतीश जी को दिया है, उनको नेता माना है और उनको नेता बनाया है। मांझी जी और सहनी जी ने, इन लोगों ने भी नेता माना है नीतीश जी को। इस व्यवस्था में, इस समीकरण में कहीं कोई समस्या नहीं, यहाँ पर कोई इशू नहीं। अगर इसके बाहर कोई दूसरी इश्यूज हो, लेकिन सुशील मोदी के जाने के बाद और संजय जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद से तलखी बढ़ गई है। नहीं मानिए, मैं एक बात बताता हूँ। अगर आप अपने ऑफिस को चलाते हैं, आपके अपने मित्रों के साथ, अपने जो कलीग हैं उनके साथ एक समन्वय होगा। आप अपने मित्रों के साथ इस व्यवस्था को शुरू किए होंगे कभी। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर काम करता है, तो परस्पर सहमति और असहमति के जो प्रसंग आते हैं उसको लोग आपस में मिल बैठकर समझा लेते हैं। सुशील जी और नीतीश जी के संबंधों में यही बात थी। दोनों लंबे समय तक मित्र रहे और उसका प्रभाव हमको एनडीए के सरकार पर लंबे समय तक देखने को मिला। लेकिन अभी आज के समय में अगर कोई कहे कि ये समन्वय बिगड़ गया है, तो ऐसा कोई समन्वय नहीं बिगड़ा है। इसलिए राजद जैसे जो दल हैं वैसा नहीं, आप ही के नेता का हम बात कर रहे हैं। संजय जायसवाल शराबबंदी को लेकर कई बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं। 4 दिन पहले सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया और उस साल का जिक्र किया जब आपकी सरकार थी वहां पर, जब देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री थे। और वहां के आंकड़े उन्होंने ट्विटर पर रख दिए कि इन राज्यों में भी जहरीली शराब से इतनी मौत हुई थी। कई तरह के बात खुद उठा रहे थे। नीतीश कुमार का पक्ष में उनका ट्वीट था। और उसके एक दिन पहले संजय जायसवाल पूरा मुखर तौर से शराबबंदी का खिलाफत कर रहे थे। शराबबंदी का खिलाफत नहीं कर रहे थे। हाँ। ये भ्रम नहीं फैलाई जी। संजय जी ने कभी भी शराबबंदी के विरोध में बात नहीं की। हमारे अध्यक्ष ने कभी, उनका कहना है कि पूरी प्रशासन जो है वो सिर्फ शराबबंदी पर लग गई है। ऑब्वियसली लगी हुई है, इसमें कौन सी बात है? डीजीपी को बोतल उठाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है क्या? हमारी पार्टी की बात यह है, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नीति बनती है तो एक खास समय के बाद उसमें समीक्षा किया जाता है। उसका कौन सी ऐसी नीति नीतीश जी के नेतृत्व में या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है जिसकी समीक्षा नहीं होती है? हर एक नीति की समीक्षा होती है। आप अपना वेंचर चला रहे हैं, समय समय पर आप भी इसका समीक्षा करते हो। बिना समीक्षा के
वास्तविक समीक्षा के आप अपने व्यवस्थाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम इस गठबंधन के हिस्सेदार हैं, हम एक प्रमुख दल हैं इस गठबंधन के, और हमने जब बात कही कि अगर इस नीति में कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो एक बार बैठकर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फॉल्ट कहाँ पर है। उस फॉल्ट लाइन की बात उन्होंने की है कि उस फॉल्ट लाइन को समझा जाए और उस वहां जो जिस प्रकार की गड़बड़ी समझ में आए उसको ठीक किया जाए। भाजपा की मांग सिर्फ इतनी सी है हमारे, और शराबबंदी पर नीतीश जी ने तो कुछ नहीं कहा है। नीतीश जी ने कभी भाजपा के विरोध में बोला है क्या? कोई बात नहीं। फिर लेकिन आप लोग, अरविंद जी अब सवाल सुन लीजिए पहले। नीतीश कुमार के लिए कोई भी विषय जो है, कोई भी विषय हो, जो फैसला वो खुद ले लेते हैं, उनका खाली फ्रंट गियर लगता है, बैक गियर है ही नहीं नीतीश कुमार का। एक बार जो फैसला कर लिए, लेकिन उसका भुगतान तो भाई पूरा पुलिस विभाग। आज पप्पू यादव गए हुए थे दरभंगा में, 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो गया, उनका बॉडी पोखरा में तैरता हुआ मिला। क्राइम अभी बाकरगंज में ज्वेलरी शॉप में हो गया, चिराग पासवान भी वहाँ पहुंचे हुए थे। लगातार पुलिस की फजीयत तो हो रही है ना बिहार में, कि पूरी पुलिस महकमा जो है, पूरा पुलिस महकमा वो सिर्फ शराबबंदी कर रहा है। समीक्षा नहीं होना चाहिए इसका? देखिए, अभी लगभग 1.5-2 महीना पहले जी एनडीए विधायक दल की बैठक में, जी एनडीए विधायक दल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों रेणु देवी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और हम पार्टी के सुप्रीमो, इन सभी के विधायकों ने हाथ उठा करके शराबबंदी के समर्थन में शपथ लिया। तो फिर उसके बाद अगर कोई दल इसमें सवाल उठाता है किसी प्रकार का, तो बेमानी है, बेमानी है। दूसरी बात, आपने जिन वारदातों का जिक्र किया, बाकरगंज या दरभंगा, बोरिंग रोड के एक ज्वेलर्स शॉप में कुछ वर्ष पूर्व इससे बड़े रकम के ज्वेलर्स लूट लिए गए थे, आपको याद होगा। कोई सुराग नहीं था, पुलिस ने सभी ज्वेलरी को बरामद किया और उस कांड में शामिल सभी अपराधियों इसमें भी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, इस कहानी दूसरा है। इसमें एक व्यक्ति आम जनता के द्वारा पकड़े गए और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और भी अपराधी पकड़े गए हैं और भविष्य में पकड़े जाएंगे। ज्वेलरी वगैरह सब बरामद। हमारी पुलिस पर आरोप नहीं लगा सकता है, जैसे लालू राबड़ी के शासन में आरोप लगते हैं। विपक्ष लगा रहा है, आरोप नहीं, हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। जिस प्रकार के आरोप उस शासन में लगता था पुलिस प्रशासन, हाँ आपराधिक घटनाएं घटित हुई है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन कोई बचाता नहीं है, पकड़े जाते हैं, सजाएं होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हमारी ही सरकार ने किया, वो भी देश को हमने रास्ता दिखाया फास्ट ट्रैक कोर्ट का। कई ऐसी चीजें हैं जिसको कई सी चीजें हैं जिसको देश में रास्ता बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिखाया है। तो कुल मिलाकर के यही है कि अच्छे तरीके से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चारों दलों की सरकार चल रही है, लेकिन हमारे मित्र दल भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व के सामने मुखरता से जब तक बात को नहीं रखेगा, तब तक हमारे संतोष पाठक जो कह रहे हैं कि बिहार को भी घोड़े की रेस में दौड़ना होगा, तो बिहार बीजेपी को भी जनता दल यूनाइटेड के साथ घोड़े की रेस में दौड़ना होगा, तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। अब छोटा सा अंतिम टिप्पणी जी। प्रधानमंत्री जी ने 2015 के चुनाव के समय पर एक आंकड़ा बार बार कुछ लोगों के द्वारा पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। उसका ब्रेकअप लोग कई बार मांगते हैं, तो वो ब्रेकअप मेरे पास उपलब्ध था, मैं ये लेकर आया हूँ। 1,25,000 करोड़ रुपए में से हमने किसानों के अलग अलग कार्यों के लिए 3,094 करोड़ रुपए दिए हैं। स्किलिंग के लिए 1,550 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 1,000 करोड़। ये 1,000 करोड़ रुपए जो है, ये जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनको जाना है। बिजली के मामले में 16,130 करोड़। रूरल जो रोड्स है, ग्रामीण सड़क जो होती है जी, उसमें 13,820 करोड़। हाईवेज के लिए 54,713 करोड़। सबसे ज्यादा पैसा हाईवेज में आया है। भारतीय जो रेल है
और उसके अंदर जो बिहार के सेगमेंट में जो काम होना है उसके लिए 8,870 करोड़। एयरपोर्ट जैसे भी पटना एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए 2700 करोड़, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए अकेले पटना में लग रहा है। और बरौनी खाद कारखाना, देखिए हमारे नेता का जो विजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आपने देखा होगा कि अभी एक मिनट में conclude हम करेंगे। अभी 1 महीने पहले एक खाद कारखाना गोरखपुर में लगने वाला था। वो मोदी जी ने उसकी घोषणा की थी कि यहाँ पर उसका शिलान्यास उन्होंने किया था। अभी से 1 महीने पहले वो कारखाना चालू हो गया। बरौनी में जो खाद कारखाना है वो कांग्रेस और राजद की नीतियों की वजह से वो कारखाना बंद हुआ। हजारों लाखों लोगों की रोजगार वहां पर खत्म हुई। आज के समय पर केंद्र सरकार ने उस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज के माध्यम से 21,476 करोड़ रुपए बरौनी खाद कारखाने को दिया है और 2023 में उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो जाएगा। चलिए बस एक मिनट। उड़ान योजना के तहत देश के सभी हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है, जिसमें पटना हवाई अड्डा भी शामिल है। भारतमाला परियोजना के तहत देश के सभी राज्यों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें रामायण सर्किट के तहत बिहार से जो रामायण सर्किट से जुड़ना है, अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी और वहाँ जनकपुर तक, तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं और उसको बिहार की योजना बता करके बिहार भाजपा और केंद्र की सरकार उसको प्रचारित कर रही है। लेकिन उड़ान योजना है कि नहीं है, भारतमाला परियोजना है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय योजना है बिहार के साथ। इसीलिए दूसरी बात अरे संतोष पाठक जी भी समझ रहे हैं, संतोष पाठक की बात भैया कर रहे हैं, बिहारी है, ये भी समझ रहे हैं कि बिहार के साथ नाइंसाफियां हो रही है, लेकिन पार्टी की मजबूरी में ये इस प्रकार से बोल रहे हैं, चूंकि इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, कुछ चीजें लोगों को स्वीकारनी है तो ये दूसरा यह है कि जो पैसा मिल रहा है केंद्रीय करों का पैसा है। बिहार को जो पैसा भारत सरकार से मिलता है वो केंद्रीय करों का पैसा है, जो बिहार को मिलता है, उत्तर प्रदेश को मिलता है, हरियाणा को मिलता है, हिमाचल को मिलता है, झारखंड को मिलता है, सभी राज्यों को केंद्रीय फार्मूला के तहत जो गाडगिल फार्मूला है देश में, उस फार्मूला के तहत पैसा मिलता है। तो मतलब ये भीख नहीं है, ये भीख नहीं है। होने के नाते मजबूरी में एक बिहारी होने के नाते खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों ठगा महसूस? अब ये तो ही बोल रहे हैं कि 1.25 लाख नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर कहीं कोई खामी होती, अभी एक यूएस बेस्ड जो सर्वे की कंपनी है उसने बताया कि दुनिया भर में जो नेता हैं उनमें 71% के साथ नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया भर के नेताओं में भी सर्वश्रेष्ठ चल रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन ये 1.25 करोड़ का हिसाब उसमें बिहार इंक्लूडेड नहीं है क्या? बिहार में ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर नई सड़कें नहीं बन रही हैं? बरौनी खाद कारखाना का जब ओपनिंग होगा तो उसी पैसा से क्या उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री खुल जाएगी? मैं तो बताया ना भाई, ऐसा नहीं है। भारत जो भारतमाला परियोजना के तहत, चलिए ठीक है, ये विषय जो है ये चर्चा जो है ये चलते रहेगा। ये अपना पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी की 1.25 लाख करोड़ दिया गया है, ये बता रहे हैं कि वो 1.25 लाख करोड़ सभी राज्यों को दिया गया, लेकिन सभी राज्यों को नहीं दिया गया। नहीं, उस परियोजना के तहत सभी राज्यों को दिया गया। उस परियोजना के भारतमाला की बात कर रहे हैं, भारतमाला सड़क के ऊपर सड़क नहीं ना बनेगा भैया। ठीक है, दूसरे राज्यों के हवाई अड्डों का विकास हो रहा है। समय खत्म हो रहा है। तो विशेष राज्य का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं ये यूपी से कनेक्ट है, और ये भी बात चल रही है कि यूपी चुनाव जैसा ही खत्म होगा, परिणाम आएगा, उसके बाद ये सभी मुद्दे गौन हो जाएंगे। आपकी जो सुझाव है, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।